हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका कल होने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9 विषय हिंदी का सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि यह आपके पेपर में ना आए तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि आप पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से 75 अंक आप ला सकते हो। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो उत्तर होगा 12 नंबर का ऑप्शन, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। दूसरा प्रश्न है, कबीर के काव्य का मूल स्वर है? तो क्या होता है? समाज सुधार का होता है। यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, रसखान जन्म लेना चाहते हैं? तो जो रसखान है वह कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं। 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न दिया गया है, गंगा की रेती किससे अंकित है? तो किससे अंकित है? बालू के सांपों से। 7 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न है, मेघ कैसे आए हैं? तो मेघ कैसे आए हैं? यहाँ पर वन ठन के आए हैं। 8 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न इस प्रकार से है, खेतों में दूर दूर तक क्या फैलती है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हरियाली फैली हुई है, यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूछे गए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ईश्वर तो सब श्वासों की खालिस्तान में मौजूद है? तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है? श्वास लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वास इसका राइट आंसर होगा। दूसरा खालिस्तान है, सोने का घड़ा शराब से भरा है? तो खालिस्तान निंदा ही करेंगे। तो साधु निंदा ही करेंगे इसका आंसर। दूसरे प्रश्न खालिस्तान का आंसर क्या होगा? साधु इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार खालिस्तान से पड़ा है? तो किससे पड़ा है? यहाँ पर भ्रम से पड़ा है, भ्रम में पड़ा है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर भ्रम होगा। चौथा खालिस्तान, मैंने माँ से यमराज के घर का खालिस्तान पूछा है? तो क्या पूछा है? पता पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? पता इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 5वां खालिस्तान है, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विश्व खालिस्तान हो जाता है? तो क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है। तो अमृत इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां खालिस्तान है, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के खालिस्तान दब गए हैं? तो यहाँ पर नीचे दब गए हैं, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी खालिस्तान के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। यहाँ पर हम इनके आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर इनके सामने दिए गए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, यात्रा का सजीव चित्रण, यात्रा व्रत, यहाँ पर उत्तर होगा। नाटक जो है कई अंक वाले होते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। तो एक मात्रिक छंद क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। दोहा इसका उदाहरण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने? 2 भेद होते हैं। आप 2 उत्तर में लिख सकते हैं। या फिर 2 भेद कौन कौन से होते हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तीसरा प्रश्न है, वृंदावन कभी भी किसकी बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा
तीसरा प्रश्न का आंसर होगा कृष्ण, इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है टोपी से हमेशा कीमती क्या रहा है, तो जूते कीमती रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर जूते होगा। पांचवा प्रश्न है महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी, तो कौन सी पढ़ी थी, यहाँ पर पंचतंत्र पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, पंचतंत्र। छठवां प्रश्न है सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है, तो यहाँ पर कौवा जो है सर्वव्यापक पक्षी है, छठवां का आंसर कौवा होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत कथन लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है रसखान के गुरु का नाम गोविंददास था, तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। चौथा है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो यह कथन आपका सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि लद्दाख की रचनाएं जो हैं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। छठवा है निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, तो यह कथन आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 30 अंक में पूछे गए इनके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम 2-2 अंक, 3-3 अंक और 4-4 अंक के प्रश्न आंसर सहित देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको अर्धवार्षिक के जितने भी पेपर हैं और वार्षिक के जितने भी पेपर हैं हेल्प करवाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से है मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, तो मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, मन रूपी सरोवर है अर्थात पवित्र हृदय इसका उत्तर होगा। इसके अथवा का है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ही स्त्रियां क्यों हो रही है, तो यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से स्त्रियां क्यों हो रही है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। या फिर आपने पहले से यदि इस प्रश्न को याद किया है जिस परीक्षा अध्ययन या नवबोध या प्रश्न बैंक से, तो उसी को आप याद करें। या फिर आपने पहले से याद नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। 7वां प्रश्न जो है नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में पूछा गया भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो नई कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएंगी व्यंग्य प्रधान रचनाएं और क्षणवाद की प्रधानता। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर यह विरुद्ध लिखा है, क्या लिखा है, विरुद्ध। थोड़ी सी यहाँ पर लाइट जली है इसलिए चमक यहाँ पर आ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर विरुद्ध लिखा है। इसके बाद 8वां प्रश्न है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। अथवा का है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इनके आंसर देखने वाले। सबसे पहले अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद इसके अथवा का जो प्रश्न है कि छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से छायावाद की आप इनमें से कोई भी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। 2 विशेषताएं जैसे यहाँ पर पहली विशेषता यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, दूसरी विशेषता हो जाएगी, तो कोई भी 2 विशेषताएं इनमें से आप अच्छे से तैयार करें। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा का प्रश्न है कि कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाएं। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि हो जाएंगे कबीरदास जी, तुलसीदास जी और जायसी, और इनकी रचनाएं हो जाएंगी इस प्रकार से। 2 प्रमुख विशेषताएं आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इस प्रकार से इनकी विशेषताएं हो जाएंगी, इनमें से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया गया उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा। सबसे पहले हम दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते हैं। तो दोहा की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी और उदाहरण नीचे है, यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। अथवा का प्रश्न पूछा गया है उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से जो है उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं और यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से तैयार करें, 2 अंक का क्वेश्चन है, उदाहरण भी दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का प्रश्न है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले निबंध लेखन की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएंगी कि तब वैचारिक स्वतंत्रता निबंध की पहली शर्त है, इसमें विचार एक दूसरे से गूंथे होते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम इस प्रकार से आप लिखेंगे कि नाटक, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी और आलोचना। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी और आलोचना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है। अथवा का प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर अच्छे से तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अथवा का प्रश्न पूछा गया, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। अथवा का क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो सबसे पहले लता ने जो है बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों। तो इस प्रकार से उत्तर होगा कि 1 साल तक बारिश न होने से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा। इसके अथवा का है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर। तो इस प्रकार से पहला अंतर होगा कि महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, एक पक्ष का उद्घाटन होता है। महाकाव्य विस्तृत होता है तथा खंडकाव्य जो है संक्षिप्त होता है। तीसरा अंतर इस प्रकार से है। तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 14 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पर जो उदाहरण होगा इस प्रकार से आप उदाहरण, इनमें से एक उदाहरण तैयार करें। जैसे जी है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उदाहरण हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखे। तो रस की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक, और रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले प्रेमचंद की साहित्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार से हो जाएंगी, कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी में एक अंक होता है, इसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य होता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेरे नगरी। प्रश्न क्रमांक 16 है, छोटी बच्ची को जो है बैलों के प्रति प्रेम क्यों मरा। अथवा का है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। तो इस प्रकार से छोटी बच्ची को यहाँ पर जो है बैलों के प्रति प्रेम क्यों मरा है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके अथवा का है कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 2 अंतर आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से 2 अंतर हो जाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति में। तो इनमें से आप कोई भी 2 अंतर अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से 4 अंतर दिए गए, कोई भी 2 आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है। अथवा का प्रश्न है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आपतित गद्यांश दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में है। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि भारत में ध्वनि प्रदूषण को दैनिक जीवन का एक हिस्सा माना जाता है और एक बड़ी सीमा तक हमने इसे यहाँ पर जो है साथ कहने के असभ्य भी चुके हैं। इसलिए भारत में जो है ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध सामाजिक चेतना का अभाव, 40 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर मानी जाती है, जबकि दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई जैसे महानगरों में इस प्रकार से दिया गया है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण अर्थात जिससे हमारा जो होता है वायुमंडल प्रदूषित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण
कहते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश तो इसमें से आप देखकर लिख सकते हैं कि यह जो है ध्वनि प्रदूषण के ऊपर यहाँ पर गद्यांश दिया गया, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दिया गया, तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। अथवा में दिया गया है, यदि आप इसको करना चाहते हैं तो इसमें भी प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार से। 3 क्वेश्चन, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे? अनुरक्त का विलोम लिखिए और आज कौन लज्जित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के आंसर हमारी सभ्यता पर जो है लोग क्यों हंस रहे हैं? पाश्चात्य देश के कारण। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विरक्त होता है। आज कौन लज्जित हो रहे हैं? तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 जो कि 3 अंक में पूछा गया है, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इस प्रकार से दिया गया है। इसकी अथवा में यहाँ पर आपको एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए कहा गया है, तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। छोटा सा दिया गया है, तो सबसे पहले संदर्भ आप लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति कबीर द्वारा रचित साखी और सबद से ली गई। प्रसंग इस प्रकार से यहाँ तक होगा। इसके बाद आप भावार्थ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, तो आपको भावार्थ व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया उसका दिया गया संदर्भ प्रसंग और नीचे यहाँ पर व्याख्या दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से व्याख्या दी गई है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन। और प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से कि अनुच्छेद लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर महादेवी वर्मा की भाषा शैली, इस प्रकार से आप भाषा शैली लिखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 है कि निम्नलिखित में कोई एक अनुच्छेद लेखन लिखे। जीवन में पुस्तकों की उपयोगिता या जल है तो कल है, तो यहाँ पर इनके ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 22 पूछा जाएगा उसमें आपको एक आवेदन पत्र और उसके अथवा में एक लेटर पूछा जाएगा। तो आवेदन पत्र में जो है आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु एक अपने प्राचार्य को, अपने प्रिंसिपल सर को स्थानांतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिखना है। तो स्थानांतर प्रमाण पत्र का आप जो है आवेदन पत्र अच्छे से तैयार करें। और प्रश्न क्रमांक 23 में जो है निबंध पूछा जाता है, तो निबंध जो है कंप्यूटर की उपयोगिता या कंप्यूटर का महत्व है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और जो है विद्यार्थी जीवन में जो है विद्यार्थी जीवन का महत्व, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इन दोनों निबंधों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप जो है 75 में से कम आप जो है यहाँ पर 70 प्लस अंक आप स्कोर आराम से कर सकते हो केवल एक ही दिन में। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यह सेट ए वालों का यहाँ पर रियल पेपर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।